हमने पहले भाग में देखा कि किस तरह सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ, किस तरह सोवियत संघ टूटा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसके विघटन के कारण क्या थे, राजनीतिक परिणाम क्या थे, वर्तमान स्थिति क्या है इत्यादि। आपको पार्ट 1 का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उससे पार्ट 1 के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। सोवियत संघ के विघटन का कारण था उसकी आर्थिक गतिविधियां। उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत कमजोर हो गई। उसके कारण लोगों की आकांक्षाएं को वह पूरा नहीं कर पाया। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही, उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी ही राज व्यवस्था को शक की नजरों से देखने लगा। सो ये कैसे हुआ? क्योंकि सोवियत शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने अपना अधिकतर ध्यान हथियारों की और सैन्य साजो सामान पर लगा दिया। साथ ही अपने गणराज्य में सम्मिलित हुए कम विकसित अविकसित देशों को आगे बढ़ाने में लगा दिया। इसके कारण बाकी की चीजें, बाकी की गतिविधियां उपेक्षित रह गई। इस बीच में सोवियत संघ के लोगों को पश्चिमी मुल्कों के बारे में भी पता चला। उनको पता चला कि पश्चिमी मुल्कों ने बहुत तरक्की कर ली, जिससे उनको एक अ, उन, उन, उनको एक धक्का सा लगा, क्योंकि अभी तक वो इस बात पे यकीन करते थे कि वो उनके बराबर हैं या उनसे आगे हैं, परंतु वस्तुस्थिति पता चलने के बाद उनको एक काफी धक्का लगा। इस बीच में इन सभी घटनाओं में भी शायद सोवियत संघ रह जाता, परंतु महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इससे लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा प्रबल हुई। उनको लगा कि हमारा राष्ट्र अगर हम अकेले चलाएंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। यह सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण बना। मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारवादी नीतियां लागू कर दी थी, परंतु लोगों की अपेक्षाएं तब तक बहुत बढ़ गई थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि सुधार कार्य बहुत धीरे हो रहे हैं और कुछ लोगों को लग रहा था कि सुधार कार्य हो ही क्यों रहे हैं। फलस्वरूप अंदरूनी विरोध चालू हुआ। 90s में तख्तापलट की कोशिश हुई और फाइनली सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ टूटने के क्या परिणाम हुए? जब एक बड़ा भूखंड टूटता है, उसके हिस्से होते हैं, तो क्या होगा? ये होगा कि नए देशों का उदय होगा। तो हाँ, सोवियत संघ के टूटने से सबसे पहले तो नए देशों का उदय हुआ। उनको स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन हुआ। सोवियत संघ टूट गया, लेकिन विश्व की राजनीति में सोवियत संघ था, यूएन में सोवियत संघ था। सोवियत संघ ने बाकी देशों के साथ जो समझौते किए थे, उन सभी को निभाने का दायित्व ऑटोमेटिकली रशिया पे आ गया। रूस को वो सारी जिम्मेदारियां दे दी गई कि ये सारे दायित्व रूस निभाएगा। एक और परिणाम हुआ, अमेरिका अकेली महाशक्ति रह गया, क्योंकि अब विचारधारा की लड़ाई बची नहीं, अमेरिका अकेली महाशक्ति रह गया। और नए देश तो आ ही गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि हथियारों के संघर्ष पे विराम लग गया, हथियारों की होड़ पे विराम लग गया, क्योंकि ऐसा लगा कि एक नई शांति की उम्मीद पैदा हो गई। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जब नए देश बने जो एक व्यवस्था से दुखी थे, उपेक्षित थे, उनको उनके ऊपर कौन सी व्यवस्था लगाई जाए। तो सबने ये सोचा कि पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैठी संस्थाओं ने, अर्थव्यवस्था संस्थाओं ने सोचा कि पूंजीवाद अच्छा है, तो इन सभी देशों को पूंजीवाद की ओर उन्होंने मोड़ दिया। पूंजीवाद की ओर उन्होंने झटके से मोड़ दिया, मतलब पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की ओर एकदम तेजी से आ गए। उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि सब चीजें निजी स्वामित्व की ओर जानी चाहिए। तो जो भी संस्थान, जो भी रिसोर्सेस राज्य के थे, उसकी उन्होंने बोली लगाना शुरू कर दी और उसको निजी स्वामित्व में दे दिया। इसको शॉक थेरेपी कहते हैं। उम्मीद ये की गई कि निजी स्वामित्व में देने के बाद जो यहाँ की उपेक्षित जनता है उसको वो फायदा मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, लोगों के पास पैसे नहीं थे, भुखमरी थी,
पैसों की ज़रूरतें बहुत थी, तो बोली लगाने के लिए जो उनको टिकट दिए गए, वो उन्होंने अधिक पैसे वाले लोगों को बेच के उनसे पैसे ले लिए। तो एक बहुत ही अ, बहुत ही झटके से ट्रांज़िशन हुआ और अच्छे तरीके से ट्रांज़िशन नहीं हुआ और इसको इसको शॉक थेरेपी कहा गया। ये माने जाने लगा कि मुक्त विकास ही उन्नति का साधन है। अब इससे क्या हुआ? जो इस तरीके से उन्होंने सब बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ को बाँटा और बोली लगा दी, उसको कहा गया विश्व की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। यहाँ पे बहुत गराज सेल होती है, लोग अपना सामान ऐसे ही औने-पौने दामों में बेच देते हैं। उसी तरह ये बड़े-बड़े हर देश में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं, उनको किसी को भी बेच दिया गया। और इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग तहस-नहस हो गई। ना वो पूंजीवाद की रहे, ना वो साम्यवाद की रहे। इन चीज़ों ने संघर्ष और तनाव को जन्म दिया। आज भी आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो आपको संघर्ष की बातें सुनाई देंगी। अगर हम देखें आपकी किताब के हिसाब से, सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष वाले क्षेत्र में हैं। आपने कभी सुना होगा रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हमेशा हिंसक आंदोलन होते हैं। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन चेकोस्लोवाकिया ने शांतिपूर्वक 2 भागों में बँट गया। वो एक चेक हो गया और एक स्लोवाकिया हो गया। और बहुत सारे टुकड़े हो गए सोवियत संघ के। अब ये देखना है कि सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद भारत के उसके साथ रिश्ते कैसे थे क्योंकि शुरू में भारत आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्ष दलों में शामिल हुआ तब सोवियत संघ हुआ करता था। अब सोवियत संघ नहीं रहा, अब रूस हो गया। लेकिन भारत के सोवियत संघ के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर आप इतिहास की किताबें उठा के देखेंगे तो सोवियत संघ ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में बहुत मदद की और अब रूस के साथ भी भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। इन दोनों का ही मानना है कि विश्व में बहुध्रुवीय होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक नहीं होना चाहिए। शक्ति और शक्ति का संचालन कई पॉइंट्स होना चाहिए, नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं होना चाहिए। 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक समझौते हुए और 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत रूस के लिए हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत तेल भी आयात करता है, वो भी रूस से भी आयात करता है। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक भी दी थी और परमाणु योजनाओं में भी रूस भारत की मदद कर रहा है। तो भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं। आपकी ही किताब से जब आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने टाइमलाइन दिया है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, कौन-कौन सी घटनाओं ने सोवियत संघ के विघटन में मदद की या विघटन को बढ़ाया। इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।